नमस्कार, मैं मनीष आपके बीच एक बार फिर से हूं और इस बात को लेकर के हूं कि आज सुबह सुबह मुझे एक फ़ोन आता है और कहा जाता है कि क्यों आप मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश के पीछे पड़े हुए हैं। संभल जाइए। मेरे शुभचिंतक भी हैं, बहुत करीबी लोग हैं। उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता है कि सत्यप्रकाश जी को वैशाली भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है और लगभग जो सूत्र बता रहे हैं सचिवालय से जो तैयारी चल रही है, पंचायत चुनाव के बाद बड़े पैमाने पे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों का तबादला होगा, जिसमें सत्यप्रकाश को वैशाली के पुलिस अधीक्षक के रूप में बनाने की तैयारी चल रही है। देखिए, क्या होगा नहीं होगा वो तो मिनट और सेकंडों में बदल जाता है, लेकिन यह संदेश बड़ा ही अजीब लगा मुझे। मेरे जो भी शुभचिंतक थे, मैं उनको शुक्रिया भी कहा, धन्यवाद भी कहा कि आप मेरे शुभचिंतक हैं। इसके लिए मैं शुक्रिया आपको और धन्यवाद कहता हूँ कि आपने इतना तो सोचा कि कुछ परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। यानी कि पत्रकारिता की आवाज़ जिस प्रकार से मधुबनी में बंद कर दी गई अपराधियों के साथ मिलकर, जिसमें जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की एवं सिविल सर्जन की सीधी रूप से कही जाए कि मिलीभगत थी, जिस जिले में उतने बड़े पैमाने पे अवैध कारोबार चिकित्सा क्षेत्र में चल रहा हो, हॉस्पिटल और अस्पताल खोल करके दुकान बनाकर चलाया जा रहा होगा, उस जगह पे जिस प्रकार से एक पत्रकार की जिंदा जलाकर हत्या कर दी जाती है, अपने आप में एक बड़ी विडंबना सी है। और वही सारी परिस्थितियों को देखते हुए शायद मेरे शुभचिंतक को लगा कि वैशाली में आने के बाद उनको और मेरे यानी कि आहान न्यूज और मनीष सिंह के बीच का जो संबंध है वह पुलिस अधीक्षक के बीच एक टकराव का विषय रहेगा। क्योंकि आज जिस परिस्थितियों में मैं अपनी आवाज़ को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, उसमें जो मैं काम कर रहा हूँ, उसको लेकर लोगों को यह लग रहा है कि आखिर इतना क्यों आप बोल रहे हैं, जब बड़े बड़े पत्रकारिता और पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए लोग, बड़े बड़े मीडिया हाउस इस मौत पे बस छोटी सी एक स्टोरी चलाकर चुप हो गई। यानी कि ऐसे ही लोगों की हत्या होती रहेगी, लोकतंत्र और संविधान की हत्या होती रहेगी, चीरहरण होता रहेगा और कोई कुछ नहीं बोलने वाला होगा। आखिर आप क्यों इतना उतावलेपन में हैं? झंझारपुर में जिस प्रकार से घटना हुई एडीजे 1 के साथ, और उसमें इसी बात की टिप्पणी को लेकर हुई थी कि पुलिस अधीक्षक के पास यह ज्ञान नहीं है कि किन धाराओं में कौन से केस को दर्ज करना है और कौन सी धाराओं का उपयोग कहाँ करना है, जिसके लिए उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए एडीजे 1 ने विभिन्न जगहों पे लिखा है जहाँ से प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है, और हैदराबाद में प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ भेजने का अनुशंसा किया था, जिसको लेकर के पुलिस महकमे में बड़ी ही रोष थी। और एक बड़ी अधिकारी से मेरी कल शाम में बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, क्या होता है नहीं होता है, पर्दे के पीछे कितनी कहानियां हैं वह तो कोई नहीं जानता है, लेकिन क्या वहाँ के सत्यप्रकाश जो एसपी हैं वो मानेंगे कि हमारे कहने पे, हमारे निर्देश पे ऐसा कुछ हुआ? नहीं होता है। ऐसी संभावनाएं नहीं जन्म लेती है कि कोई स्वीकार करेगा कि हमने कुछ उस्काया था या कुछ भी। लेकिन इतनी बेचैनी थाना प्रभारी को क्या थी, या एएसआई को, जो जा करके पुलिस अपने जिम्मेवारियों को छोड़ करके एडीजे के ऊपर पिस्तौल तानते हैं, उनके साथ हाथ माने धक्का मुक्की करते हैं, मारपीट करते हैं, या कौन सी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई? क्या इसी प्रकार से आगे बढ़ती हुई परिस्थिति नजर आएगी क्या? मेरे शुभचिंतक ने एक चीज़ और बताया कि आपको पता होना चाहिए कि आपके ही जिला में एक कॉलेज में उनकी पत्नी प्रोफेसर है और उनका बहुत ही सम्मान है आपके ज़िले में। और साथ ही साथ जान लीजिए कि उस परिस्थिति में जब वो एसपी बन के वैशाली ज़िले में सत्यप्रकाश आते हैं तो उनको भारी संख्या में मदद मिलेगी और आपको टॉर्चर करने की भी तैयारी होगी, क्योंकि आपने मधुबनी केस को लेकर के जिस प्रकार से पत्रकार की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई उस पर आपने बोला, या
जज साहब के साथ जो कार्रवाई हुई, जो भी दुर्व्यवहार हुआ है, उस पर आपने जो वीडियो बनाया, न्यूज़ के माध्यम से आप प्रकाशित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, वह आपके लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। इसलिए थोड़ी सी अब इस कहानी को यहीं पे बंद करिए, ताकि आने वाले समय में जो भी चीज़ें होंगी उसको हम लोग देखें कैसे क्या किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ समझ के देखिए, क्या पत्रकारिता की आवाज़ इस बात के लिए बंद कर दी जाएगी कि सत्य प्रकाश मधुबनी से अगर उनकी किसी भी आगे चल करके वैशाली जिले के एसपी के रूप में यहाँ पे पदस्थापित होते हैं, तो क्या उनके डर से हम पत्रकारिता करना छोड़ दें? क्योंकि उन्होंने उनके रीजन में, उनके जुडिशरी क्षेत्र में उन्होंने एक पत्रकार की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई, जिसकी न तो सही तरीके से उन्होंने जांच किया, न ही उसके किडनैपिंग के बाद कोई परिस्थिति ऐसी बनाई जिससे अपराधियों में डर भय का माहौल हो, वह पत्रकार जिंदा घर वापस करता, ऐसी कोई परिस्थिति सामने उन्होंने नहीं की। पुलिस की कार्य व्यवस्था इतनी डल है कि आप समझ सकते हैं कि हमें जो रिजल्ट मिला वह मिला एक पत्रकार की हत्या और जिंदा जलाया गया लाश जो मिला। आप समझ सकते हैं, अगर मानवता, अगर संवैधानिक रूप से पदों पर बैठे हुए लोगों के अंदर नहीं है, तो भारत का संविधान कर क्या रहा है? इस पे गहन चिंतन की जरूरत है। क्या इसी प्रकार से आगे बढ़ती हुई परिस्थितियों में हमें और आपको डराया जाएगा? अगर आवाज़ आप बनते हैं तो आवाज़ को दबाने के लिए यह डराया जाएगा या समझाया जाएगा, या जो भी शुभचिंतक ही हो क्यों ना हो, वह यह कहेंगे कि आने वाले समय में एसपी बन के वैशाली में वो आ जाएंगे तो क्या होगा। यानी कि यही सारी परिस्थितियों को देख करके हम डरते रहे। उनकी पत्नी किसी प्रोफेसर है किसी कॉलेज में, तो वो यहाँ पे है, तो यहाँ के कुछ लोगों के साथ साठगांठ करके प्लानिंग करेंगे। यानी कि हम बोलना बंद कर दे, सत्य के साथ खड़ा होना बंद कर दे, लोगों को जिंदा जलाया जाता है और उस पर बोलना बंद कर दे। जज के साथ कोर्ट में घुस करके मारपीट होती है। क्या न्यायपालिका और न्याय की जो व्यवस्थाएं देश में लागू हैं, क्या उसके लिए कोई कानूनी व्यवस्था है या नहीं है? अगर नहीं है तो क्या इसी प्रकार से हम न्याय की प्रक्रियाओं पे चलेंगे? क्या सत्य प्रकाश के नेतृत्व में, जिस प्रकार से पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सत्य प्रकाश जी ने और उनके थाना प्रभारी के ने जाकर जिस प्रकार से एडीजे 1 के साथ मारपीट की एएसआई को लेकर, तो क्या हम भी यह प्रोवोक करें कि जिनको भी न्याय चाहिए या जिससे भी दुश्मनी है या जिसके प्रति आपका नकारात्मक भाव है, तो आप जाकर के उसको मारपीट करिए? क्या यही बात है? क्या हम हर समय डरते रहेंगे? हमें कई बातों में डराया जाता है कि फलान विधायक के बारे में मत बोलिए, फलान केंद्रीय राज्य मंत्री के बारे में मत बोलिए, उस सब का इतिहास नहीं जानते हैं। अरे तो इतिहास जानना और न जानने से क्या मतलब है? अगर वो क्रिमिनल है, अगर आप जान रहे हैं, आप यह मुझे डरा कर बता रहे हैं कि, और डरा भी रहे हैं कि वो क्रिमिनल रहा है, वो जिंदा जला देता है लोगों को, उसके ऊपर नहीं बोलिए। यानी कि भारत का संविधान एक मुख दर्शक है जो कि यह प्रश्रय देता है कि जितने भी बड़े बड़े अपराधीकरण और आपराधिक लोग होंगे वो देश के गृह मंत्रालय तक पहुँच जाएंगे। यही तो विडंबना है कि जितने भी तरीपार लोग हैं वो आज किसी न किसी प्रकार से भारत के गृह मंत्रालय के सदस्य हैं। तो आप सभी लोग से मेरा यह अनुरोध नहीं है कि मैं अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के इस वीडियो को बनाया हूं, लेकिन यह जो संदेश है यह समझिए कि क्या वैशाली के एसपी के रूप में अगर आगे हम सत्य प्रकाश को देखते हैं, तो एक लोकतंत्र की सबसे मजबूत आवाज़ पत्रकारिता होती है, और उस पत्रकारिता को जिंदा जला देने वाले लोग क्या लोकतंत्र की धरती वैशाली पे आके पुनः लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को धूमिल और जिंदा जलाने का काम करेंगे? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कितना डर रहा और कितना डराने का प्रयास कर रहा है। एक बात याद रखने की जरूरत है, आवाज़ बुलंद रही है और हमेशा बुलंद रहेगी, और पत्रकारिता किसी चाटुकारिता और दलाली के लिए नहीं बनी हुई है। सत्ता और ब्यूरोक्रेट्स के विपक्ष में रहने का ही एक सशक्त माध्यम होता है पत्रकारिता। पत्रकारिता आवाज़ होती है उन जनता का जो जनता अपने मुख से कुछ नहीं बोल पाती है। सरकार और आम लोगों के बीच का एक सशक्त माध्यम होता है पत्रकारिता। अगर पत्रकारिता पे आंच उठेगी तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, और खासकर मैं तो नहीं करूँगा। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग किसी न किसी प्रकार से अपनी सहानुभूति, अपना संदेश, चाहे जो भी चीज़ आप टिप्पणी करते हैं, मुझे उसमें आपकी
आपका प्रेम स्नेह और जो भी भावना है मैं उसका कद्र करता हूं। आपके सभी संदेशों को मैं गंभीरता से लेता हूं, लेकिन एक बात याद रखिए कि आप जितने गंभीर मेरे प्रति हैं मैं उतना ही आपके प्रति गंभीर हूं। आपके ऊपर उठने वाले एक सुई के नोक के बराबर भी आतंक मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और उसके लिए जितनी भी आवाज़ बुलंद करनी होगी वो मैं करता रहूंगा। एक बार पुनः आप सभी को, सुनने वाले को, आप स्नेहियों को मेरा शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी को पुनः एक बार नमस्कार। जिस परिस्थिति में आज वैशाली जिला, क्या कहा जाए कि पूरा भारत अपने अस्तित्व को लेकर, लोकतंत्र को लेकर छटपटा रही है, तड़प रही है, मैं उस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी हमारी आया हूं, और इसलिए आया हूं हम अपनी सुरक्षा के लिए, हमारा संविधान हमें खुद अधिकार नहीं देता। वैशाली जिला आप समझ के देखिए, पुलिस पदाधिकारी कागज के पन्नों में बनी हुई संविधान हमें धरातल पे उतरने में